हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार इसकी आप पूरी तस्वीर देख लीजिए कि ये क्या है। अब मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा। ये जो आप नीचे ये चीज देख रहे हैं भाई, इसको बोलते हैं टेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस। तो अब इस टेस्टिस को, जो ये टेस्टिस यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका मैं अब एक बड़ा व्यू आपको देने वाला हूं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ये आपकी एक टेस्टिस है, ये आपकी एक टेस्टिस है। और भाई इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, ऐसे कुछ आपके क्या बने हुए हैं, कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं इनको हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और ये लगभग 250 ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल के। 1 2 3 ऐसे एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। अब एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चों, अगर इस कोइल स्ट्रक्चर को खोल के देखा जाए तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 तरह के सेल्स हैं। एक तो है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये एक तरह का मेल जर्म सेल होता है, मेल जर्म सेल होता है। और जो आगे चलकर क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। जो कि आगे चलकर क्या कहलाएगा? स्पर्म कहलाया जाएगा। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक नया तरह का सेल और होता है जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको उसको न्यूट्रिशन देने का काम है। सर्टोली सेल का उसको न्यूट्रिशन देने का काम है। इस ही टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चों। इसी के अंदर यहाँ जो ये खाली स्पेस है, इसके अंदर भी एक सेल है, एक तरह के सेल्स हैं, उनको बोलते हैं लीडिग सेल। लीडिग सेल्स। लीडिग सेल्स क्या बनाते हैं? ये एंड्रोजन बनाते हैं। एंड्रोजन क्या होता है? ये आपके टेस्टिकुलर हार्मोन है। टेस्टिकुलर हार्मोन है, जिसको आप एक नए नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये जो लीडिग सेल्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, यहाँ पर है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ, ये इनको हम क्या बोलते हैं? लीडिग सेल। और ये आपके एंड्रोजन बनाते हैं। एंड्रोजन मतलब टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपकी बात यहाँ पे हो गई। अब यहाँ से स्पर्म बन के चला है ऐसे 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 ऐसे, ये स्पर्म बन के चला है। तो यहां आके ये आ गया है स्पर्म। तो यहां पर जो ये आया है इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। अब यहां से ये इस पाइप के थ्रू स्पर्म बाहर जाएगा। तो ये जो पाइप हैं इनको बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया ये नाम आपको याद रखना है। और ये काउंटिंग में लगभग 10 से 12 होती हैं, 10 से 12 होती हैं, 10 से 12 होती हैं। अब अगर हमें इतनी बात क्लियर हो गई है, अब ध्यान से हमें एक बात को समझना है। ये अब यहां से ये स्पर्म यहां आ गया है, अब यहां पर पहुंचा है। ये क्या कहलाती है? एपिडाइडिमिस। ये क्या कहलाती है? एपिडाइडिमिस। तो ये जो आपकी आपकी एपिडाइडिमिस है, एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस, ये जो है एपिडाइडिमिस है। यहां से इस डक्ट से स्पर्म चलेगा और इसमें एंटर करेगा, इस पाइप में। इस पाइप का नाम वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है। तो स्पर्म यहां से चल रहा है, ये वास डिफरेंस है ना, ये ऐसे जा रहा है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? वास डिफरेंस कहलाएगा। तो इसके बाद अगर हमें ये बात क्लियर हो गई है, तो अगर हमें एक सीक्वेंस बनाएं कि हमारी जो डक्ट होती हैं कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको अगर यहीं पे लेके चलूं, तो सबसे पहले कौन सी डक्ट है, कौन से पाइप्स हैं जो इसके अंदर हैं? कौन से हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद क्या आता है? बाहर रेटी टेस्टिस आ जाता है, रेटी टेस्टिस आ जाता है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? वासा एफ्रेंशिया आ जाता है। फिर इसके बाद यहां पर कौन आई थी? एपिडाइडिमिस। तो यहां पर क्या आ जाती है? एपिडाइडिमिस आ जाती है। और इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आपका आता है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, है ना। यहां से पाइप फिर आगे चल रहे थे ना, ऐसे देखो यहां पर देखते हैं, ये ऐसे, है ना। तो सबसे पहले कौन आया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर कौन आया? रेटिटेस्टिस। फिर कौन आया? वासा एफ्रेंशिया। फिर कौन आया? एपिडाइडिमिस। और फिर आपका कौन आया? ये आपका आया वास डिफरेंस, है ना। तो इस तरीके से आपका स्पर्म जो है चलता है। तो ये क्या कहलाती है? ये सब एसेसरी डक्ट हैं, ये एसेसरी डक्ट हैं, ये एक पाइप्स हैं। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं ना। इसके बाद अब इसमें क्या होगा? देखो यहां से ये वास डिफरेंस आ रही है स्पर्म्स को लेके यहां से वास डिफरेंस आ रही है। अब यहां पर ना एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। यहां पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। तो यहां से ये जो ऊपर से आपकी ये पाइप्स आ रहे थे वास डिफरेंस वाले, वो इस सेमाइनल वेसिकल के पाइप के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक नई तरह की डक्ट नीचे की तरफ को चलेगी। इसको बोलेंगे हम क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसको हम बोलेंगे इजैक्यूलेटरी
डक्ट, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हुआ क्या है, यहां से ये वास डिफरेंस वाली जो पाइप आ रही है और जो ये सेमाइनल वेसिकल है, ये एक तरह का हमारे पास क्या है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। अभी इन पे मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन जो यहाँ इससे पाइप निकले और जो ये वाला हमारा जो पाइप आ रहा था वास डिफरेंस, ये कंबाइन होके नीचे की तरफ को चल रहे हैं, इसको हमने इजैकुलेटरी डक्ट बोला है। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट आ गई है, इसके बाद ये खुल जाती है किसमें, इजैकुलेटरी डक्ट आगे चलकर ये आपकी क्या बन जाती है, ये नीचे वाला जो पार्ट ये पाइप जा रहा है यूरेथ्रा बोला जाता है, यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन पैसेज के लिए भी ये कॉमन पैसेज होता है ना। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होती है, यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स होती हैं। तो हमने एसेसरी डक्ट्स तो सीख ली। तो अपना जो पैटर्न बन चुका है वो कुछ इस तरह से बन चुका है कि सबसे पहले आया अपने पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, फिर उससे क्या आया, रेक्टिटेस्टिस, फिर आया वास एफरेंशिया, फिर आया आपका एपिडाइडिमिस, फिर क्या आया, वास डिफरेंस, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका इजैकुलेटरी डक्ट आएगी, और भाई फिर उसके बाद आएगा यूरेथ्रा, और उसके बाद आ जाएगा आपका पेनिस के थ्रू स्पर्म जो है बाहर निकल जाएगा। ये पैटर्न आपको जरूर से याद कर लेना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेक्टिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। और भाई आपके पास ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है जो आपको याद रख लेना है। स्पर्म का स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, ये हेड है, ये आपका मिडल पीस है और ये आपकी टेल है। हेड के अंदर न्यूक्लियस है और एक्रोसोम है, एक्रोसोम, है ना, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कुछ हमारी हेल्प करने वाला है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपका क्या है, हेड हो गया है, मिडल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आपकी टेल है जो इसको मोटिलिटी देगी, यानी कि इसको मूवमेंट देगी। तो इस तरीके से आपका होने वाला है। दूसरी बात जो आपको समझनी है स्पर्म को लेके वो ये भी है बच्चों कि भाई अपने पास कितने स्पर्म्स जो हैं एक इजैकुलेशन में, यानी कि एक बार में कितने स्पर्म्स जो है निकल रहे हैं, याद कर लेना 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आपके निकल जाते हैं। अब 200 से 300 मिलियन में से 60% का मोटिलिटी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। मोटिलिटी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि उनका शेप और साइज जो है ना वो 60%, इनमें से 60% का जो शेप और साइज है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और उनमें से 60% में से 40% ऐसे होने चाहिए जो कि मोटाइल हो, विगोरसली मोटाइल हो, बहुत अच्छे से चल फिर सकते हो, घूम सकते हो, है ना, ऐसा होना जरूरी है। तब ही जाके वो स्पर्म जो है अच्छे से काम कर पाएगा, यानी कि जो भी उसका काम है फर्टिलाइजेशन वगैरह में वो अच्छे से कर पाएगा। तो 250 से 300 मिलियन होने वाले हैं, उनमें से 60% का परफेक्ट शेप और साइज होना चाहिए और उनमें से 40% ऐसे होने चाहिए भाई जो कि क्या कर सके, जो मोटाइल हो, बहुत अच्छे से चल सके फिर सके। समझ गए बात को, ये अपना यहां पर हो गया। अब हम सीखेंगे एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं एसेसरी ग्लैंड्स की बात करूं तो सबसे पहले हम ये वाला जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं ना। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं। ये यूरिनरी ब्लेडर के जस्ट पीछे होता है। ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा ना, ये यूरिनरी ब्लेडर के जस्ट पीछे होता है। इसका काम क्या है, इसके अंदर से एक सीक्रेशन बनता है बच्चों जो कि फ्रक्टोस है और प्रोस्टाग्लैंडिन है। फ्रक्टोस है और प्रोस्टाग्लैंडिन है, फ्रक्टोस है और प्रोस्टाग्लैंडिन है। अच्छा, ये आपका क्या बनाता है, ये बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, एक तरह का लिक्विड है जिसके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो तैरने वाले हैं, है ना। जो स्पर्म्स यहाँ से आ रहे हैं वो सेमाइनल वेसिकल यहाँ से एक लिक्विड देगा, इसको सेमाइनल प्लाज्मा बनाएगा जिसके अंदर ये स्पर्म्स जो आ रहे हैं वो तैरने वाले हैं। और सेमाइनल प्लाज्मा में 60 से 70% जो है ये फ्रक्टोस और प्रोस्टाग्लैंडिन बनने वाला है, जो कि ये बना के दे रहा है किसको, सेमाइनल प्लाज्मा को। अब यहां सेमाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म्स नीचे की तरफ को आ रहे हैं और यहां पर एक नई ग्लैंड मिल रही है इसको, ये वाली, इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। इस प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का काम क्या है कि ये कैल्शियम प्रोवाइड कराएगी किसको, सेमाइनल प्लाज्मा को। और इसकी सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर जो परसेंटेज होने वाली है वो आपकी 30%, 25 से 30% के बीच में यहां पर जो सेमाइनल प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म्स रहने वाले हैं, उसमें 25 से 30% आपको प्रोस्टेट से बनने वाला कैल्शियम मिल रहा होगा। फिर इसके बाद अगर हम आगे चले नीचे की तरफ तो ये यहाँ पर एक ग्लैंड और दिखाई दे रही है, ये दो, इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका काम ल्यूब्रिकेशन का है, जो ऊपर से हमारा सेमाइनल प्लाज्मा आ रहा है उसको ल्यूब्रिकेशन देंगे, है ना, मतलब उसकी जो है एक तरह से बोलते हैं कि मोटिलिटी बढ़ाएंगे, है ना, नीचे की तरफ को ये अच्छे से चल पाए, तो ल्यूब्रिकेशन का काम यहाँ पर करेंगे, है ना। तो यहाँ से म्यूकस रिलीज हो रहा होगा जो कि ल्यूब्रिकेशन कर रहा होगा किसका, सेमाइनल प्लाज्मा का। अच्छा, ये इस तरीके से हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमारी ये ग्लैंड्स होती हैं।
कौन कौन सी होती हैं? एक तो सेमाइनल वेसिकल होती है, दूसरे नंबर पे कौन सी बताई मैंने? प्रोस्ट्रेट बताई, और तीसरे नंबर पे मैंने बताई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बताई मैंने। तो ये इस तरीके से होती है। अच्छा, अब अगर हमें इतनी बात क्लियर है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। यानी कि जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, दो ही चीजें काउंट होती हैं, एक तो आपका पेनिस है ना, और आपका ये वाला पार्ट जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। यानी कि ये आपको जो है ये बाहर का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बाहर का पार्ट होता है। इसी को हमने क्या बोला है? इसी को हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोला है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म्स बनते कैसे हैं, है ना, कहां से स्टार्टिंग होती है। अभी मैंने बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया ये आपके क्या हैं? ये आपके जर्म सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स हैं। इन्हीं से स्पर्म्स बनेंगे। कैसे बनेंगे वो यहां पर सीखने वाले हैं। और इस प्रोसेस को, जब स्पर्मेटोगोनिया से आपका स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं बच्चों। अच्छा, तो जो स्पर्मेटोगोनियम है या स्पर्मेटोगोनिया है, ये एक डिप्लॉयड सेल है। 2n मतलब डिप्लॉयड सेल है। तो यहां पर होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस होता है। और जो ये माइटोसिस होता है, इससे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डिप्लॉयड है। ये सेल भी कैसा बना है? डिप्लॉयड बना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसका नाम है। अब क्या होगा? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये आपका फिर से डिवाइड होगा, और अब की बार प्रोसेस मियोसिस होने वाली है। तो ये यहां पर दो सेल बन जाएंगे एक सेल से, और इन सेल्स का नाम होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये दोनों ही कैसे होंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, है ना, हैप्लॉइड हो जाएंगे, है ना। तो दो सेल बन गए हैं। नाम क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। शुरुआत कहां से हुई थी? स्पर्मेटोगोनिया से हुई थी। तो उसी के अंदर पहले क्या हुआ? यहां पर माइटोसिस हुआ, एक नया तरह का सेल बना जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसके बाद मियोसिस हुई, दो सेल और बने जिनका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसके बाद क्या हुआ है बच्चों? फिर से ये एक सेल फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है मियोसिस के थ्रू। ऐसे ही ये वाला जो था ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है मियोसिस के थ्रू। यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं ये भी दो हिस्सों में टूट गए हैं, ऐसे, है ना। कुल मिला के चार सेल बन गए हैं, दो इससे और दो इससे, है ना। तो ये जो सेल्स बने हैं, अब इनका नाम क्या है? इन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स याद रखना है, स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं चार। अच्छा, अब ये जो स्पर्मेटिड्स चार बने हैं बच्चों, ये जो स्पर्मेटिड्स चार बने हैं, इसमें क्या हुआ है? अब इन्हीं से क्या बना है? स्पर्मेटोजोआ बना है, स्पर्मेटोजोआ बना है। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ बना है, इसी को तो हम स्पर्म बोल रहे हैं। तो यहां पर ये स्पर्म्स जो हैं बन गए हैं। तो इस तरीके से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। यानी कि स्पर्म्स का बनना कहां से स्टार्ट हुई थी? स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हुआ था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, मियोसिस हुआ, तो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर दोबारा से मियोसिस हुआ, तो यहां पर चार आपको स्पर्मेटिड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। और अब इन स्पर्मेटिड्स से आपको क्या मिलकर बन रहा है? यहां से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, वो बन गया है। तो अब ध्यान से सुनो बच्चों, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से फाइनल स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्म्स का बनना। और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखो भाई, अब मैं यहां पर आपको हार्मोन्स के बारे में बता रहा हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स का क्या रोल होता है, ये कहां से चलते हैं। तो आप पहले पढ़ के आए कि आपके शरीर में ऊपर की तरफ एक दिमाग है, दिमाग के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सीधी भाषा में बात कर रहा हूं, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो वहां पर मिल रहा है आपको एक ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या बनाता है? ये जीएनआरएच को सीक्रेट करता है। व्हाट इज जीएनआरएच? एक तरह का हार्मोन है, इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या है। इसका काम ऐसा हार्मोन है जो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करेगा, है ना। तो ये किसको इंस्ट्रक्शन देगा? ऐसे ही हमारे जो ऊपर का ये जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर एक और ग्लैंड होती है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये इसको बोलता है कौन? हाइपोथैलेमस से आने वाला हार्मोन जिसका नाम है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आ रहा है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग यानी कि क्या रिलीज करवाएगा? गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा, ऐसा हार्मोन है। किससे करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे कहेगा कि गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसका इंस्ट्रक्शन लेगी हाइपोथैलेमस का इस हार्मोन के थ्रू। और इससे क्या कहेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करना शुरू कर देगी? अपना काम करना शुरू कर देगी। क्या बनाएगी? दो गोनेडोट्रोपिन बनाएगी। कौन कौन से? एक तो एलएच हार्मोन और एक एफएसएच हार्मोन। एक तो एलएच हार्मोन, एक एफएसएच हार्मोन। याद रहेगी बात। फिर इसके बाद क्या होगा? एलएच हार्मोन क्या कर रहे होंगे? ये लीडिंग सेल्स जो आपने पढ़े थे ना, लीडिंग सेल्स जो आपने पढ़े थे टेस्टिस के अंदर, हमारे लीडिंग सेल्स मिल रहे थे, उनको बनाने में हेल्प करवाएगा ये हार्मोन।
कौन सा हार्मोन? LH। आ कहां से रहा है? दिमाग से चीजें चली हैं और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ये काम कर रही हैं। ऐसे ही एक ये जो पिट्यूटरी आपका है, इसने एक हार्मोन और बनाया है FSH। ये कहां काम करेगा? ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो टेस्टिस थी ना हमारी, टेस्टिस के अंदर एक सेल्स बन रहे थे सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता था? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देना, है ना। जो आपका क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया था, उसको क्या है? न्यूट्रिशन देने का काम था। अब आप कहोगे याद कैसे करें भाई? L4 लीडिंग सेल, तो LH में क्या आ रहा है? लीडिंग सेल। ऐसे ही FSH, तो यहां S आ रहा है, S4 सर्टोली सेल, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना भाई। अब क्या होगा, हमें पता है लीडिंग सेल्स क्या करवाती थी? ये हमारे जो हमारे टेस्टिकुलर हार्मोन होते हैं, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिनको हम एंड्रोजन बोलते हैं, उनको बनवाती थी। ऐसे ही जो आपकी सर्टोली सेल थी, न्यूट्रिशन में काम आती थी। अब इसमें एक बात अब हमें अलग से याद रखनी है कि LH हार्मोन का काम स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, उसमें ये हेल्प करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही FSH का काम स्पर्मियोजेनेसिस करवाना है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता था? ध्यान से देख लो। स्पर्मियोजेनेसिस होता था जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता था, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता था। ये आपका यहां पर था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भाई बहुत अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कहानी को पढ़ा है। अब तो भाई अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को अगर समझना है तो भाई पहले इस बात को थोड़ा सा मेरी समझें। देखो क्या है इसमें, हमें क्या समझना है। ऐसा है देखो आपके पास ना, ये मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं, ऐसे देखो भाई, थोड़ा सा समझना पहले, है ना भाई, समझ में आएगी बात। ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया। ये मैंने आपको इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा बना के आपको दिखा दिया है ना, कुछ इस तरीके से है। तो अब क्या होता है, यहां से स्पर्म आता है और ये स्पर्म जब इसमें एंटर करता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है ना भाई। तो अब ये इधर जा, मान लो इधर चला गया स्पर्म, है ना। तो जब स्पर्म इधर जाएगा तो ये वाला रीजन इसका कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एम्प्यूलरी रीजन। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये रीजन कौन सा है? एम्प्यूलरी रीजन। यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें यहां से ओवरी से क्या आया है? ओवेरी से आया है आपका फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवम या 2 डिग्री oocyte बोल देते हैं, ना। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों बात में, लेकिन